सो हे चैम्प्स, अगर यूपीएससी 2026 का नाम सुनते ही तुम्हें लगता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो यहीं पे गलती करते हैं, बिना स्ट्रैटेजी से पढ़ना, और रिजल्ट उनको ऐसा लगता है कि मिल ही नहीं रहा है। तो मेहनत तो होती है लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। दोस्त, आज के सेशन में मैं तुम्हें यूपीएससी 2026 के लिए एक प्रैक्टिकल और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, स्पेशली मैं बायोलॉजी के लिए और जहाँ से मैक्सिमम स्टूडेंट स्कोर करता है। कोई ये हवा और मोटिवेशन नहीं है, बल्कि रियल अप्रोच होगी जो नर्सिंग एंट्रेंस में पेपर पैटर्न पर बेस है। और अगर तुम सीरियस हो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के लिए तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं, हमारे पास जो दिन बचे हुए हैं लगभग, आज तो ये मतलब 5 फरवरी हो गई, तो लगभग हमारे पास 20 दिन फरवरी में बचे हुए हैं और 30 दिन मार्च में बचे हुए हैं और 31 दिन अप्रैल में बचे हुए हैं। अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 80 डेज हमारे पास बचा हुआ। ठीक है, तो 80 डेज टोटल बचा हो। इस 80 डेज में ही आपको दोस्त गेम पलटना है, क्योंकि बायोलॉजी बहुत स्कोरिंग होती है, आपको पता है। इवन मैंने तो बायो लास्ट मंथ 2 महीने में पढ़ी थी, क्योंकि बायो ऐसी चीज होती है वो याद नहीं रहती, तो बायो को आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रफली अगर 3 मंथ का मैं रिवीजन प्लानर दूं, रिवीजन प्लानर बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो रिवीजन प्लान डिटेल एनसीईआरटी होगा, डिटेल एनसीईआरटी स्टडीज में करेंगे रिवीजन में, और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन भी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ब्लॉक 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। तो ब्लॉक फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको डिटेल एनसीईआरटी रीड करना है बियॉन्ड टू द नोट्स की। तो सबसे पहले देखो, आपके पास अगर आप किसी बैच में इनरोल हैं तो आपके पास नोट्स तो होंगे, आपने नोट्स ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसके लिए टाइम निकालो। फर्स्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जितने भी चैप्टर मैंने बता रहा हूँ उनको उतना ही टाइम देना है और उतने से ज्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि आप जब भी कोई चीज प्लानिंग के हिसाब से करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आती है। देखिए, जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है उसको 3 दिन लगभग देना है, और जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो वेरिएशन वाला चैप्टर है उसको 5 दिन के अलावा ज्यादा नहीं देना, क्योंकि आपके पास टाइम अब नहीं है। 5 दिन में अगर आप कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर एक चैप्टर के लिए 5 दिन बहुत होते हैं दोस्त। ठीक है, अभी मैं ऑन एन एवरेज देखूं तो आपके पास 3 मंथ बचे हुए हैं, 3 मंथ बहुत होते हैं। ठीक है, तो एमबीए जो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसको 8 दिन देना, क्योंकि बड़ा चैप्टर है और ये स्कोरिंग भी चैप्टर है। जो बायोटेक और एप्लीकेशंस और प्रिंसिपल वाला चैप्टर है, तो प्रिंसिपल वाले जो एप्लीकेशन वाला है उसको 3 दिन और जो प्रिंसिपल वाला है उसको 2 दिन, लगभग 14 दिन आपको देने हैं। ऐसे ही मैंने ब्लॉक सेकंड ब्लॉक थर्ड में मैंने आपको डिवाइड कर रखा है। तो ब्लॉक फर्स्ट के जितने भी चैप्टर हैं वो देख लेता हूँ। देखिए, जो बायोलॉजिकल को 3 दिन और सेल को 4 दिन, सेल साइकिल डिवीजन को 3 दिन है। ये अपने हिसाब से आप ऑप्टिमाइज कर लेना कि आपका क्या चैप्टर कितना तैयार है। जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें सिर्फ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़े बहुत एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो कोई बच्चा होता है तो जिसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से आता है तो वो उसको 1 दिन दे सकता है ना। ये मैं नहीं कहूँ कि आपको 3 दिन स्पेशली देना है, आप 1 दिन भी दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा है सेल साइकिल बहुत दिन से पढ़ रखा है, अगर कोई ड्रॉपर है सेल साइकिल 1 दिन में कवर कर लेता है, तो 1 दिन भाई दो, 1 दिन में कहूंगा, 3 दिन की कोई जरूरत नहीं, 4 दिन की कोई जरूरत नहीं, है ना। तो अपने हिसाब से ये टाइम बना लीजिए। एक्चुअली मैंने फ्रेशर और ड्रॉपर दोनों के लिए बनाया है। अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, लाइक आपके स्कोर बहुत अच्छे आ रहे हैं मार्क्स में, लाइक आपके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, दैट्स वाई आप अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इट कैन बी जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है वो इट टेक टाइम्स लाइक 1 डेज, दैट्स वाई यू कैन गो, है ना। अडेलेस अगर आपके पास ज्यादा समय है, दैट्स वाई जो मैंने बता रहा हूँ वो आपको फॉलो कर लेना। लाइक एनाटॉमी की बात करूँ तो एनाटॉमी लगभग 4 दिन में कर लेना। प्लांट ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन लगभग 14 डेज में आपको कवर कर लेना है। ठीक है, फिर आगे मैं प्लांट्स किंगडम्स और मॉर्फोलॉजी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्लांट की बात करूं, तो अगर प्लांट किंगडम की बात करूं तो 4 दिन में आपको करना है। एटलीस्ट आपको 4 दिन में जितनी भी चैप्टर की हर वो चीज आपको स्क्रैच से पढ़नी है, इसमें डिटेल एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, अपने नोट्स को भी रिवाइज कर लेना है। ठीक है, अभी आपके पास समय इतना तो देना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि एक दिन हम चैप्टर बैठेंगे और उसको पूरा कर देंगे, भाई नहीं कर पाओगे, आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा और ओवरलोड होके आप तैयारी बंद कर देंगे। ये एक ऐसा समय है, आपको बताता हूँ मैं, ये एक ऐसा समय है जो मेरे साथ कॉम्पिटिटिव तैयारी करते थे। ये एक ऐसा समय है, अगर मेरे साथ 6 थे तो 6 में से 3 लोग तैयारी करना छोड़ देते थे, और ऐसा ही हो रहा है। पता है, बहुत लोगों ने बैच तो फॉलो लिया होगा लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अब वो तैयारी छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि अभी देखना, वो फेस्टिवल आ जाएगा, उसमें कोई पड़ जाएगा, फरवरी आ रहा है तो कोई बीएफसीएफ में पड़ जाएगा। तो मतलब आप समझ लो कि डिस्ट्रैक्शन हमारे पास बहुत है। आपको पता चलना चाहिए कि हमारे पास कौन सा डिस्ट्रैक्शन है, उसको खत्म करने की आपकी औकात होनी चाहिए। और एक चीज, आपके अलावा आपका डिस्ट्रैक्शन कोई खत्म नहीं कर सकता। तो अपने आप को संभाल के रखना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है इन दिस टाइम और इस जनरेशन में। तो प्लीज, प्लांट किंगडम को आपको 4 दिन, मॉर्फोलॉजी को आपको 5 दिन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट को आपको 4 दिन देना है एटलीस्ट करके। रिवीजन ही ऐसी चीज है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, बाकी कोई चीज आपको सिलेक्शन नहीं दे। अगर कोई टीचर कहता है कि भाई मैं सिलेक्शन करा दूंगा, तो प्लीज उससे दूर रहना। क्यों? क्योंकि अगर कोई टीचर सिलेक्शन, अगर कोई टीचर ये कहता है कि मैं सिलेक्शन करा दूंगा, तो उसके सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं ना, है ना। कि ऐसी बात है कि नहीं, बताइए। अगर कोई
आपको ये बोलता है बैच में लाकर कि भाई मेरी ही बैच से सिलेक्ट होंगे बच्चे, तो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं, है ना? तो प्लीज़ इन सब चीज़ों में जितने भी स्टेटमेंट देते हैं, इनका एक ही मतलब होता है, वो मार्केटिंग टूल, कि जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा बिकेगा। ठीक है? तो केमिकल जो ब्लॉक नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ब्लॉक नंबर 2 में क्या करना है आपको, देखिए पहले केमिकल कंट्रोल वाला 2 दिन लगाना है आपको, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को 5 दिन लगाना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, क्वेश्चन भी आता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को 2 दिन और ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ को 3 दिन, ठीक है? तो ऐसे अब देखो ये ब्लॉक लिविंग वर्ड, अब देखो कुछ चैप्टर हैं जो मैंने बीच में रखे, क्योंकि हमको पता है भाई वो चैप्टर इतना ही टाइम लेंगे। लिविंग वर्ड की अगर मैं बात करूँ, तो मैं अपने टाइम पे आधे दिन में उसको रिवाइज़ कर देता था। ऐसा रिवाइज़ करता था कि सारे क्वेश्चन लगा देता था, ठीक है? तो माइक्रोब्स और ह्यूमन वेलफेयर की बात करूँ तो 1 दिन का, और इवोल्यूशन के लिए लगभग 6 दिन का आप काम कर सकते हैं, ठीक है? फिर देखो आगे यहाँ पे जो ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ है, 3 दिन लगाना है, उसमें लगभग बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 दिन लगाना, ठीक है? इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा आप अन्य सब्जेक्ट में टाइम लगाते हैं, उससे ज़्यादा बायो में लगाना पड़ेगा, क्योंकि बायो बहुत ज़्यादा चैप्टर है, बायो ज़्यादा स्कोरिंग होता है, क्योंकि नर्सिंग फील्ड में भी काम आता है। लेकिन उसको प्लान के हिसाब से फॉलो करना बहुत मैंडेटरी होता है हमारे लिए, ठीक है? चलिए देखिए, लोकोमोशन स्कीम लगभग 3 दिन लगाना भाई, और इधर देखो एक्सक्रीशन में लगभग 4 दिन, और न्यूट्रल कंट्रोल्स में लगभग 4 दिन, न्यूट्रल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में लगभग 4 दिन। अब ब्लॉक नंबर 3 में हम देख लेते हैं, जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग 2 दिन करना है। अब देखो कोई बच्चा, देखो मैं ये अब तुमको बताता हूँ मैं, देखो क्यों मैंने ये ब्लॉक इसको सीरीज वाइज बनाया। देखो कोई बच्चा अगर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लेता है, तो उसको प्रिंसिपल ऑफ इनर्टिस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनर्टिस में उसको इजीली याद रहेगा, क्योंकि देखो बायोमोलिक्यूल में आपने कोई भी लाइक यूरेसिल पढ़ा, तो यूरेसिल का यूज यहाँ पे जान पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ जो सेलुलर बायोलॉजी होता है, जिसमें 3 चैप्टर आते हैं, एक सेल और एक सेल द साइकिल ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, एंड एक बायोमोलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पता है आपको? सेल जो है एक ऐसा चैप्टर होता है जो पूरी बायो में लगता है। सेलुलर बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सेल डिवीजन अगर आप देखो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन, तो उस सेल डिवीजन में पढ़ा दिया जाता है। बायोमोलिक्यूल्स में जितने भी आपको डीएनए आरएनए पढ़ते हैं, सब इसी में पढ़ते हो ना, तो इसमें सब पढ़ा दिया जाता है बायोमोलिक्यूल्स में, अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे कि मैंने तो एसएस मित्तल से पढ़ रखा था, तो वो ना चैप्टर को कनेक्ट करके पढ़ाते थे, इसीलिए बायो हमको बहुत आसानी से याद रहती थी। मतलब वो टीचर एक ऐसे टीचर थे जिनको मैं बायो के बागेश्वर बाबा कहूँगा, क्यों? क्योंकि उनको एक एनसीईआरटी की हर एक लाइन याद रहती थी, कि पेज नंबर बताओ, और वो बताते थे कि इस पेज नंबर पे ये चीज़ लिखा हुआ है। खैर मैं उनके बारे में ज़िक्र करूँगा, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे टीचर रहे हैं और बहुत अच्छे मेंटर रहे हैं। तो आपको जैसे बायोमोलिक्यूल आपने पढ़ लिया, तो उसको आप ऑप्टिमाइज़ कर पाएँगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, और बायोटेक में एप्लीकेशन और प्रिंसिपल में। ये जितने भी चैप्टर हैं, ये करेक्टेड चैप्टर है भाई, ठीक है? इधर देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल वॉल, सेल साइकिल, देखो अब यहाँ पे सेल साइकिल और सेल डिवीजन जो बच्चा पढ़ लेगा, उसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत ईजिली याद रहेगा। इसलिए मैंने ये चैप्टर यहाँ पे करेंट, देखो मैंने करेक्टेड चैप्टर लिखे हैं। देखो यहाँ पे अगर कोई बच्चा फोटोसिंथेसिस और हायर प्लांट और स्पेशल वाला चैप्टर पढ़ेगा, तो उसको एनाटॉमी और प्लांट ग्रोथ में, प्लांट एनाटॉमी में भी दिक्कत नहीं करेगा, और प्लांट ग्रोथ में भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। तो अगर आप एनाटॉमी पढ़ लेते हैं, तो प्लांट ग्रोथ आपको समझ में आएगा, फोटोसिंथेसिस भी समझ में आएगा, रिस्पिरेशन भी समझ में आएगा। तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट दिए गए हैं जो इसमें भी एग्जाम्पल में दिए गए हैं। देखो यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन अगर आपने पढ़ लिया, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको बहुत समझ में आएगा, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लिया तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ समझ में आएगा। अगर आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ लिया, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आपको इजीली समझ में आएगा। इसलिए मैंने हर एक ब्लॉक को कनेक्टिव चैप्टर से लिंक रखा है, इसलिए आपको रिवीजन बहुत अच्छे से होगा, और हर सब्जेक्ट में रिवीजन प्लानर देने वाला हूँ। प्लीज इसको शिद्दत से फॉलो करना, इसमें कोई और इफोली बट बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब देखो लिविंग वर्ल्ड, माइक्रोस बायोलॉजी, इसी में सारे मैंने कनेक्ट कर रखे रखा है, ठीक है? अब देखो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को लगभग 2 दिन में, कॉकरोच फ्रॉग को 1-1 दिन में निपटा देना, और एनिमल किंगडम को 5 दिन में निपटाना है। देखो कैसे, अगर आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से पढ़ लिया, और कॉकरोच में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें क्या हो रहा है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में मतलब क्या होता है, जो एनिमल किंगडम वाला चैप्टर दिया है, उसमें सारे फाइलम पढ़ते हैं कि किस प्रकार की सेल वॉल होती है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर किसमें होता है, तो वो सारे कनेक्ट चैप्टर हैं। इसलिए पहले मैं बोल रहा हूँ, एनिमल किंगडम आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इकोसिस्टम्स, ऑर्गेनिजम्स और बायोडाइवर्सिटी, आपको इकोसिस्टम को लगभग 1 दिन, ऑर्गेनिज्म को 2 दिन, और बायोडाइवर्सिटी को 4 दिन। बायोडाइवर्सिटी को सिर्फ 4 दिन देना है, ठीक है? तो ये लगभग आपको 7 डेज में कर लेना है। तो मैंने सारे चैप्टर बता दिए, जितने भी चैप्टर, लाइक 31 चैप्टर हैं, तो मैंने सारे बता दिए, ठीक है? तो देखो यहाँ पे अगर मैं रिवीजन की बात करूँ, तो जैसे कि आपको 7 दिन पढ़ते रहना है, 7 दिन आपको ये अच्छे से पढ़ना है, और 8 दिन में आपको जितना भी जो भी ब्लॉक खत्म करोगे, उस ब्लॉक का पूरा रिवीजन करना 8वें दिन, ठीक है? फिर आपको टेस्ट देना है। और मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपको ये बायोलॉजी प्लानर को आपने फॉलो कर लिया, दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि आपके टेस्ट में नंबर बहुत अच्छे आएंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है बायो में,
ठीक है? तो प्लीज़ इसको शिद्दत से फ़ॉलो करो, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि प्लीज़ शिद्दत से फ़ॉलो करो। लेकिन अगर कोई बच्चे को फ़ॉलो करता है ना शिद्दत से, मैं उसको बताऊँगा कि सच में वो अच्छे मार्क्स गेन कर रहा होगा। उसको बताने की ज़रूरत नहीं, वो कमेंट बॉक्स में खुद बताएगा जब भी उसका एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है? तो प्लीज़ इसको फ़ॉलो करना है, और आपको पीसीबी में मैं तो इतना श्योर हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आएँगी। दोस्त अगर तुम्हें अब ये समझ में आ गया है कि यूपीएससी 2026 के लिए बायोलॉजी बाकी सब्जेक्ट को कैसे स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, तो समझो तुम राइट डायरेक्शन में हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक मुझे ज़्यादा मोटिवेट करता है, ज़्यादा मुझे एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें लाने में मदद करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी 2026 के लिए रेगुलर एमसीक्यूज, डिटेल एक्सप्लेनेशन, रिवीजन प्लानर्स, लास्ट मिनट में स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करेंगे, वो सारी मिलते रहेंगी। तो कमेंट में लिखो यूपीएससी 2026, अगर तुम्हें सच में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोई बाय, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक अपने ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।